अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का डाइजेशन इन ह्यूमन। और आज के टॉपिक में हमने बात करनी है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की और उनके क्या क्या फंक्शन है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज को रिकॉल करना बहुत जरूरी है, तो आइए हम पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्लास आप सब जानते हैं कि ये सारी टर्मिनोलॉजी हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि शामिल है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। चले आए इनको हम बारी बारी एक दफा से चेक कर लेते हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं। बच्चों, आप सबको याद होगा इंजेक्शन का मीनिंग क्या है। इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड। जब भी आप फूड को अपने माउथ में लेके जाते हैं, खाते हैं किसी भी चीज को, तो इस प्रोसेस के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, दिस इज नोन एज इंजेक्शन। इसी तरह जब हम बात करते हैं डाइजेशन की, और नॉर्मल लाइफ में भी हम डाइजेशन की टर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है। द मीनिंग ऑफ डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू द सिंपल डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। यानी कि जब कभी भी लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो और ये सारे का सारा काम किसके थ्रू हो रहा हो, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो इस प्रोसेस के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, दिस इज नोन एज डाइजेशन। अब बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। फूड आपने इंटेक भी कर लिया, उसको स्मॉल पीसेस में भी कन्वर्ट कर लिया, तो अब उन स्मॉल पीसेस को कहां पर जाना है, दे हैव टू मूव टुवर्ड्स आवर ब्लड स्ट्रीम और आवर लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए जरूरी था कि हमारा फूड जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। अब जब डाइजेशन के बाद या एंजाइमेटिक एक्शन के बाद जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, और अब वो स्मॉल पार्टिकल्स जब हमारे ब्लड में जाते हैं, तो तब हम इस प्रोसेस के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन, या ब्लड में जज्ब हो जाना। और बच्चों, जब ब्लड में हमारा फूड जज्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है, तो अब बारी आती है उसको इस्तेमाल करने की, उसको यूटिलाइज करने की। अब वो फूड हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाएगा या फिर स्टोरेज हो जाएगा। तब हम इस प्रोसेस के लिए टर्म क्या यूज करेंगे, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। सो द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। और बात यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई। कुछ ऐसा भी फूड होता है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता, या जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ। ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड या अनवांटेड फूड हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, तो तब हम उस प्रोसेस के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, दिस इज नोन एज इजेशन। तो बच्चों, ये थे हमारी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसे कि हम बार बार डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको रिकॉल करवाना जरूरी था। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन से होते हैं। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। आप लोग देख सकते हैं, द वन इज ओरल कैविटी, सेकेंड वन इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द एसोफेगस। एसोफेगस के बाद आपको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, उसके लिए टर्म के यूज करते हैं स्टमक। और उसके बाद आपको कॉन्वोल्यूटेड लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही है विच इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर हम किसकी बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की। हमने इस सिस्टम के अंदर इन तमाम के तमाम पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज डिस्कस करना है, इनकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इन पार्ट्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, द वन इज सैलिवरी ग्लैंड्स, सेकेंड ग्लैंड जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है दैट इज लिवर, और इसके अलावा पैंक्रियाज, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और बच्चों, ये तो हमने बात कर ली कि ये पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब पूरे के पूरे डाइजेस्टिव पार्ट्स जिन्हें कभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि अभी हमने इन सारे पार्ट्स की बात की थी, ये सब के सब डाइजेशन के अंदर रोल प्ले नहीं करते। तीन जगह ऐसी हैं जहां पे कि डाइजेशन होती है, जिनके लिए हम टर्म यूज करते हैं साइट्स ऑफ डाइजेशन, जहां पे कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और वो है ओरल कैविटी, सेकेंड वन इज स्टमक, एंड द थर्ड वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो तब हम इनकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे डाइजेशन वहां पर हो रही है। तो अभी हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जिस पार्ट की, दैट इज द
ओरल कैविटी। तो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो क्लास सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओरल कैविटी है क्या। ओरल का मीनिंग होता है माउथ, द मीनिंग ऑफ ओरल इज माउथ। और इसके अलावा भी आपने टर्म सुनी होगी बक्कल कैविटी। तो जब हम डिस्कस करते हैं ना बक्कल कैविटी को, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे टर्म लिखी हुई है बक्कल कैविटी, तो बच्चों बक्कल कैविटी में बक्का का मतलब होता है चीक्स। तो जब हम बात करते हैं ओरल कैविटी की या बक्कल कैविटी की, तो ये किन चीजों पे कंसिस्ट करती। चलें, इसमें जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ओरल कैविटी के फंक्शंस क्या हैं। ओरल कैविटी के जो फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहला फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ फूड, सेकंड फंक्शन है च्यूइंग या मास्टिकेशन, चबाना, एंड द थर्ड वन इज द लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। जैसे कि आपको याद है कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, साइट्स ऑफ डाइजेशन में ओरल कैविटी भी शामिल है। इसका मतलब ये वो जगह जहां पे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस भी होगा। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ओरल कैविटी की इन तीनों के तीनों फैक्टर्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड की। जब हम फूड को सिलेक्ट करते हैं तो फूड को सिलेक्ट करने के लिए हमारी कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। डेफिनेटली योर टंग फॉर द टेस्ट। इसके अलावा आप अपने फूड को देखते हैं, साइट में आपको कैसा लग रहा है, आप उसको खाते हुए स्मेल भी करते हैं, आपको स्मेल भी आती है उसकी। जिस चीज की स्मेल बहुत अच्छी होगी, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल चाहेगा उसको और ज्यादा खाने को। और जब आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा तो आपकी ओरल कैविटी उन तमाम खाने को क्या करेगी, पसंद करेगी और आपका दिल चाहेगा कि आप उसको कंज्यूम करें। लेकिन अगर आप कभी कोई फूड ले रहे हैं और उसमें कोई डर्ट पार्टिकल्स आ जाए, कोई स्टोन या कोई बोनी पार्ट आ जाए, या उसके अंदर कोई बाल आपको फील हो, तो आपकी ओरल कैविटी इतनी सेंसिटिव होती है कि फौरन फील करती है कि यहाँ पे कोई अनप्लेजेंट चीज है और आप उस खाने को फौरन क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो बात होगी सिलेक्शन की। ओरल कैविटी की कौन कौन से पार्ट्स हैं। अगर हम ओरल कैविटी के पार्ट्स की बात करें तो उसमें शामिल होते हैं लिप्स, उसमें शामिल है टंग, उसमें शामिल है टीथ, और इसके अलावा आपकी जो ओरल कैविटी है, आपका जो माउथ है, ये जो सुराख है, कैविटी है, इसके ऊपर जो छत होती है, जो रूफ होती है, जो ऊपर की साइड पर जगह होती है, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं उर्दू में तालू, और इंग्लिश में इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पैलेट। तो इसका मतलब ओरल कैविटी कंसिस्ट करती है किन चीजों के ऊपर, टंग, टीथ, चीक और पैलेट। टंग, टीथ, चीक और आपकी जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी है, यानी आपके माउथ की जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं पैलेट। तो बच्चों ये तमाम चीजें मिलकर किसको बना रही हैं, ओरल कैविटी को। और आप इस ओरल कैविटी के जरिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अपने फूड को सिलेक्ट करते हैं कि क्या ये फूड आपके लायक है, आप उसको पसंद कर रहे हैं और आप उसको कंज्यूम करना चाहते हैं या नहीं। तो हम जो भी डिस्कस कर रहे थे कि डाइजेशन ओरल कैविटी का पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड तो सिलेक्ट हो गया, फूड अब इनटेक हो चुके हैं, इंजेक्शन हो चुकी है। अब इंजेक्शन में जब हम इनटेक कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, च्यूइंग। च्यूइंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ मोलर्स। आपको आइडिया है कि मोलर्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में अभी जो सेट ऑफ टीथ होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, द वन इज मिल्क टीथ एंड द अदर वन इज परमानेंट टीथ। आपको पता है कि अप्रॉक्स 6 साल की उम्र के बाद हमारे मिल्क टीथ रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पर हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और आपको ये तो आइडिया ही होगा कि जो नंबर होता है परमानेंट टीथ का वो कितना होता है, दैट इज 32। चलिए एक दफा हम उसके फॉर्मूला को भी चेक कर लेते हैं। परमानेंट टीथ जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, द वन इज इंसिजर्स, सेकेंड वन इज कैनाइन्स, थर्ड वन प्रीमोलर्स एंड द लास्ट वन इज मोलर्स। अब जब आप ग्राइंडिंग के टॉपिक को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे ग्राइंडिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ मोलर्स लिखा हुआ होगा। मोलर्स क्या है, आपके माउथ में, आपकी ओरल कैविटी में जो सबसे आखिर में दाढ़ें होती हैं, उनके लिए हम टर्म के यूज करते हैं मोलर्स। और आपने कभी दाढ़ का स्ट्रक्चर देखे हैं कि वो ऊपर से कितनी ब्रॉड और रफ रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ताकि वो पीसने में हेल्प करें, ग्राइंड करने में फूड को हेल्प करें। तो जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो हाफ माउथ का दिया जाता है। जैसे अगर आपको ये माउथ नजर आ रहा है, अगर ये आपको माउथ नजर आ रहा है तो आप देखें कि अगर हम इसको दरमियान से यूं हाफ कर दें लाइक दिस, तो देखिए 8 दांत जो है वो ऊपर की तरफ और 8 जो है वो नीचे की तरफ होंगे।
इस तरह से इस साइड पे भी 8 अपर साइड पे और 8 जो है वो लोअर साइड पर होंगे। तो यूं टोटल अमाउंट जो है वो टीथ का कितना बन जाएगा, दैट विल बी 32। इंसिजर्स जो हैं वो सामने वाले 4 दांत होते हैं कटिंग के लिए, साइड पे ये जो ड्रैकोला वाले दांत होते हैं वो टेयरिंग के लिए होते हैं। उसके बाद प्री मोलर्स और मोलर्स हैं। प्री का मतलब बिफोर होता है, यानी कि दाढ़ों से पहले वाली जो छोटी दाढ़ें होती हैं उनके लिए हम टर्म का यूज करते हैं प्री मोलर्स। खैर हम बात कर रहे थे कि च्यूइंग किसके थ्रू होती है, दिस इज डन बाय मोलर्स। अब आपने सुना होगा कि हमेशा हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि खाने को अच्छी तरह से च्यू करो, खाने को अच्छी तरह चबा के खाओ। तो आपने कभी सोचा है कि खाने को चबाना क्यों जरूरी है, च्यूइंग एक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर हम खाने को चबा कर नहीं खाएंगे तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो बच्चों खाने को चबाना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि उससे हमें 2 बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक तो ये कि स्मॉलर पीसेस जो वो इजीली पास होंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज द एसोफेगस, विच इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर बड़ा पीस होगा तो उसको निगलने में, उसको स्वेलो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि क्या किया जाए कि वो जो फूड है उसको अच्छी तरह से च्यू किया जाए ताकि वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए और इजीली इनगल्फ हो जाए, इसलिए इजीली स्वेलो हो सके। सेकेंडली उसका बेनिफिट क्या होता है कि जितने ज्यादा छोटे पीसेस होंगे आपके फूड की, सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, और जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उसमें एंजाइमेटिक एक्शन उतना ही आसान होगा, डाइजेशन उतनी ही आसान होगी। अगर आप बड़े पीसेस को इनगल्फ करेंगे तो आपके बाकी की एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको ब्रेक डाउन करने में। अगर आप मुंह में ही च्यूइंग एक्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ज्यादा च्यू करके लेके जाएंगे तो उससे डाइजेशन ज्यादा आसान हो जाएगी, और वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये बेनिफिट है च्यूइंग का। कौन काम कर रहा है वहां पे, मोलर्स। इसके अलावा फायदा क्या है, स्मॉल पीसेस इजीली पास आउट हो जाएंगे टुवर्ड्स द एसोफेगस, और जितना ज्यादा छोटे छोटे पीसेस होंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, और वो किस चीज में हेल्प करेगा, एंजाइम एक्शन में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सेकेंड पार्ट जिसमें हम च्यूइंग या मास्टिकेशन डिस्कस कर रहे थे। नाउ आई एम गोइंग ऑन टू द थर्ड पार्ट या थर्ड फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। द थर्ड फंक्शन इज द लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। बात कर रहे हैं हम लुब्रिकेट करने की। लुब्रिकेट का मतलब क्या होता है कि हम कोई लिक्विड प्रोवाइड कर रहे हैं, म्यूकस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्लाइमी लिक्विड है। ये स्लाइमी लिक्विड जो है किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है या कौन इसमें हेल्प कर रहा है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ स्लाइवा। स्लाइवा लाब, थूक जिसे कहा जाता है। कौन प्रोड्यूस करता है, दिस इज प्रोड्यूस बाय द 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। और वो सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कितने परसेंट जो है वो स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, तो अभी हम उनके नाम देखते हैं। स्लाइवा जो हमारे माउथ के अंदर है वो प्रोड्यूस होता है 3 पेयर ऑफ ग्लैंड से। वो सैलिवरी ग्लैंड्स कौन से हैं, द वन सबलिंगुअल। सब का मतलब होता है बिलो, लिंगुअल का मतलब होता है टंग। इसका मतलब ये ऐसा ग्लैंड है जो कि आपकी जबान के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में। नेक्स्ट वन इज द सब मैक्सिलरी, इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। मैक्सिला या मैंडिबल ये जबड़े के लिए टर्म यूज की जाती है। इसका मतलब क्या है, सब बिलो या बिहाइंड द जॉस, यानी आपके जॉस के बिल्कुल पीछे ये वाली पोजीशन आएगी। नेक्स्ट वन इज द पेरोटिड, ये वाली बोन है आपकी पेरोटिड बोन, यानी कि आपके कानों के ये आगे वाला पोर्शन इन फ्रंट ऑफ ईयर, यहाँ पर ये वाले ग्लैंड्स जो है वो लोकेटेड होते हैं। तीनों ग्लैंड्स का काम क्या है, दे विल प्रोड्यूस द स्लाइवा। और स्लाइवा जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो इस स्लाइवा के अंदर भी थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है उसमें सिर्फ म्यूकस, अभी मैं इसको फिर डिटेल बताती हूँ। इसके अंदर जो सबलिंगुअल ग्लैंड जो प्रोडक्शन करता है वो 5% स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। सब मैक्सिलरी जो प्रोडक्शन देता है वो 75% स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और पेरोटिड ग्लैंड जो है वो 25% स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सबलिंगुअल की पोजीशन क्या है, बिलो द टंग, दिस इज द सबमैक्सिलरी एंड दिस इज द पेरोटिड ग्लैंड। ये आपके सामने लोकेशन है, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। सबलिंगुअल की पोजीशन ये होगी, सबमैक्सिलरी, और यहाँ पर जो जगह होगी वो कौन सी होगी, दैट विल बी फॉर द पेरोटिड। अब बारी आती है कि स्लाइवा किस चीज से बना है, स्लाइवा की कंपोजिशन क्या है। अगर हम स्लाइवा की कंपोजिशन को डिस्कस करें तो स्लाइवा कंसिस्ट करता है वाटर एंड म्यूकस पर, ये कंसिस्ट करता है कुछ सॉल्ट्स पे जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कंसिस्ट करता है एंजाइम पर, उस एंजाइम का नाम क्या है, सैलिवरी एमाइलेज।
तो देखिए वाटर और म्यूकस का काम क्या है, वाटर और म्यूकस लुब्रिकेट करता है फूड को, फ्रिक्शन को कम करेगा ताकि जब कभी भी फूड पास आउट हो रहा है, च्यूइंग एक्शन हो रहा है तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। दूसरा काम क्या है, ये फूड को सॉफ्ट करता है, नरम करेगा ताकि आपका च्यूइंग एक्शन इजी हो सके। आप कोई पाउडरी फूड मुंह में लेकर उसको च्यू करना शुरू करें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको च्यू करना, इनगल्फ करना। पाउडरी फूड के साथ जरूरी होगा कि आप कोई वाटर इनटेक करें ताकि आप उसको इनगल्फ कर सकें। इसीलिए देखें कि नेचुरली हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस होता है ताकि हमारे लिए च्यूइंग एक्शन जो है वो आसान हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है स्लाइवा के अंदर वाटर और म्यूकस का, एक तो ये फूड को सॉफ्ट कर देता है, हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और इसके अलावा ये जितने भी हमारे फूड के पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ने में हेल्प करता है, एडहेयर करता है, ताकि आसानी से जो है हमारी टंग और हमारे टीथ, हमारे चीक्स उस पूरे के पूरे फूड को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें और च्यूइंग एक्शन को कंप्लीट कर सकें। सेकेंडली यहाँ पर प्रेजेंस होती है सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ सॉल्ट्स की। ये लिटिल बिट एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करते हैं, कुछ जर्म्स को किल करते हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट हो, और इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये पीएच को स्टेबलाइज करता है, माउथ के अंदर पीएच को स्टेबलाइज करेगा। थर्ड वन इज द सिलेवरी एमाइलेज, दिस इज एन एंजाइम। इसने ये ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी जिस पार्ट पे ये वर्किंग करता है उस पार्ट का नाम है स्टार्च, और ये स्टार्च को इसमें कन्वर्ट करता है माल्टोज में। आप यूं कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं। तो यूं आपको याद आया होगा कि हमने डिस्कस किया था कि साइट ऑफ डाइजेशन में ओरल कैविटी में भी डाइजेशन होती है। तो दिस इज द वे हियर जहां पे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेस्ट होता है इसलिए हम इसकी सबसे ज्यादा पार्ट, इस पार्ट की सबसे ज्यादा बात करते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक लिपिड्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी हमारी बुक में डिस्कस नहीं किए तो अभी हम उसका रेफरेंस भी डिस्कस नहीं कर रहे। अब जब ये सारे का सारा एक्शन हो जाएगा ओरल कैविटी में, आपने फूड को सिलेक्ट कर लिया, फूड को सिलेक्ट करने के बाद आपने मैस्टिकेशन की, च्यूइंग एक्शन किया, च्यूइंग एक्शन के बाद आपका स्लाइवा उस फूड के अंदर मिक्स हुआ, स्लाइवा जब मिक्स हुआ तो फूड सॉफ्ट हो गया। फूड सॉफ्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में अपने फूड को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जब वो कन्वर्जन हो रही है तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है, पीएच को स्टेबलाइज कर रहा है। उसी में जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, माइल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। इन तमाम एक्शंस के बाद अब आपका वो जो फूड का बड़ा पार्टिकल था, जो बाइट आपने ली थी, जो मोर्सल लुकमा आपने लिया था, नाउ आफ्टर दिस ऑल एक्शन दैट बाइट इज कन्वर्टेड इनटू अ बोलस, स्मॉल ओवल लंप जो आपके माउथ में होगा। What is the meaning of bolus? The meaning of bolus is the outgrowth. Bolus is what? Bolus is the slimy food mass, जिसके अंदर क्या चीज शामिल है, water and mucus. This is partly digested. Why this is partly digested? क्यों ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है? क्योंकि इस पे काम किसने किया था, सिलेवरी एमाइलेज ने। This is the softened. क्यों ये सॉफ्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज मिक्स हुई हुई है, स्लाइवा, जिसने कि फूड को क्या कर दिया था, सॉफ्ट कर दिया था। अब ये सारी चीजों के बाद ये जो फूड हमारा रोल होकर ओवल लंप बनाता है, ओवल एक आउटग्रोथ बनाता है जिसमें कि फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एडहेयर हुए में, चिपके हुए, हम उस फूड के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, दिस इज नोन एज द बोलस। तो पूरी ओरल कैविटी में अभी जितने भी वर्किंग हुई, उस तमाम वर्किंग के बाद फूड का जो बड़ा पार्ट आपने बाइट ली थी, नाउ दैट इज कन्वर्टेड इनटू द बोलस। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे ओरल कैविटी की। आपने क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को एक दफा फिर से देख लीजिए। आपको क्या चीज समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ और आपने उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें। आई विल वेट फॉर योर आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन है, स्लाइवा कितने ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, स्लाइवा के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। और क्लोज करने से पहले वन थिंग मोर, जो पहले मैंने आप स्टॉप कर दी थी, वो ये कि सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं उसमें सिर्फ म्यूकस होता है।
सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर म्यूकस और एमाइलेज दोनों चीजें होती हैं, और पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसमें भी सलाइवा के साथ प्रेजेंस किसकी होती है, एमाइलेज की। तो आपने देखा कि इनमें भी वेरिएशन आ रही है। पैरोटिड के अंदर एमाइलेज है सिर्फ, सब मैक्सिलरी के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें म्यूकस और एमाइलेज दोनों है। और जब हम बात करते हैं सबलिंगुअल की तो ये ऐसा सलाइवा प्रोड्यूस होता है जिसमें कि म्यूकस होता है। परसेंटेज भी आपको पता चल गई। इसके अलावा हमने ग्लैंड्स के नाम भी डिस्कस कर लिए। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर होंगे। आप जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मजीद किस टॉपिक की वीडियो रिक्वायर्ड है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।